आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य का राजनीतिक चिंतन को क्या अनुदान, योगदान या देन रही है। तो ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में किसी भी राजनीतिक विचारक को यदि हमें ठीक से समझना हो तो वास्तविक रूप में हमें ये बात अवश्य ही समझनी चाहिए कि उस राजनीतिक विचारक ने वास्तविक रूप में चिंतन के अंतर्गत अर्थात राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत क्या क्या योगदान दिया है। इसी ही कड़ी में, इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे कौटिल्य का भारतीय राजनीतिक चिंतन में क्या योगदान रहा है। तो ध्यान दें, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो राजनीतिक चिंतन का श्री गणेश यूनान के अंतर्गत ही माना जाता है। अर्थात ये कहा जाता है कि राजनीतिक चिंतन का श्री गणेश शुभारंभ प्रारंभ यूनान में ही हुआ है, परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भारत के अंतर्गत राजनीति पर चिंतन नहीं हुआ है। भारत में भी राजनीति के ऊपर चिंतन हुआ है, परंतु यह बात भी सत्य है कि हमारे यहाँ पर राजनीतिक चिंतन के साथ साथ ही वास्तविक रूप में सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत, आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत और धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत भी साथ ही साथ चिंतन किया गया है। अर्थात हमारे यहाँ पर वास्तविक रूप में समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धर्म व्यवस्था के बारे में भी वास्तविक रूप में विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं। जबकि यूनान की हम बात करते तो वहाँ पर प्रत्यक्ष से राजनीति के बारे में वास्तविक रूप में विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वास्तविक रूप में राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत कौटिल्य का क्या योगदान रहा है। देखिएगा, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि वास्तविक रूप में राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में कौटिल्य का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। कौटिल्य की तुलना वास्तविक रूप में अरस्तु से भी की जाती है, मैकियावेली से भी की जाती है, परंतु मैकियावेली और कौटिल्य में अंतर है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में कौटिल्य अनैतिकतावाद को बढ़ावा नहीं देता है, जबकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो मैकियावेली जब यह बात कहते हैं कि राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव ही आदरणीय समझे जाएंगे, तो ऐसी बात कौटिल्य ने कहीं पर भी नहीं की है। यह अंतर अवश्य है, परंतु हम यह तो कह ही सकते हैं कि वास्तविक रूप में यूरोप के अंतर्गत, पश्चिम के अंतर्गत हम देखते हैं तो उन विद्वानों ने जो अपना राजनीतिक चिंतन किया है, वास्तविक रूप में कौटिल्य उनसे किसी भी रूप में पीछे नहीं है। ध्यान दें, क्या राजनीतिक चिंतन को कौटिल्य का अनुदान या योगदान या देन, प्लीज ध्यान दें। सबसे पहला योगदान क्या रहा है इनका कि पूर्ववर्ती राजनीतिक चिंतन की रक्षा में व्याख्या की है। अर्थात वास्तविक रूप में कौटिल्य से पहले प्राचीन भारत में जो राजनीतिक विचारधाराएं थी, राजनीति के बारे में जो विचार दिए जा रहे थे, कौटिल्य ने भी उन सभी की रक्षा की है, उनको बनाए रखा है। परंतु इसके साथ में वास्तविक रूप में कौटिल्य ने उससे आगे बढ़ करके राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में अपनी तरफ से उनकी व्याख्या भी की है। अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में कौटिल्य ने उन विचारों के अंतर्गत कुछ जोड़ा भी है, अर्थात उन विचारों में कुछ जोड़ा भी है। इसलिए हम कहेंगे कि ये कौटिल्य का देन है क्या कि वास्तविक रूप में राजनीतिक चिंतन की उन्होंने रक्षा की है और व्याख्या की है। अर्थात कौटिल्य से पहले वास्तविक रूप में जो राजनीतिक चिंतन हो रहा था उसको इन्होंने स्वीकार किया है और थोड़ा सा इससे आगे बढ़े हैं, तो ये इनका योगदान है। दूसरा क्या है, ध्यान दें, राजनीतिक विचारों का चरम विकास। देखो, बिल्कुल सत्य बात है कि वास्तविक रूप में कौटिल्य का यह भी योगदान रहा है कि कौटिल्य के बाद में भी जैसे कामंदक, सोमदेव सुरुई इत्यादि, क्या कामंदक, सोमदेव सुरुई आदि विचार में भी वास्तविक रूप में कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में जो राजनीतिक विचार दिए गए हैं उनका ही किसी न किसी रूप में अनुकरण किया है। इसलिए यह भी इनका एक योगदान है, क्या, राजनीतिक विचारों का चरम विकास। तीसरा इनका जो योगदान रहा है भारतीय राजनीतिक चिंतन में क्या रहा है, धर्म व नैतिकता से राजनीति के संबंधों की विशिष्ट व्याख्या की है। देखो, यहाँ ध्यान देंगे हम कि वास्तविक रूप में एक तरह तो कौटिल्य ये कह रहे हैं कि राजा को धर्म और नैतिकता का पालन करना चाहिए, राजा को वास्तविक रूप में
नैतिकता का अनुसरण करना चाहिए, राजा को जनहित में ही आदेश देने चाहिए, जनहित में कानून बनाने चाहिए। एक तरफ तो ये बात करें, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि वास्तविक रूप में राजनीति धर्मशास्त्र से उच्च है, श्रेष्ठ है। ये बात ध्यान रखनी है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण देन है इनकी, जबकि मनु ने केवल यहाँ एक ही बात का समर्थन किया है, दूसरी बात का समर्थन नहीं किया है। इसलिए आप कहेंगे कि कौटिल्य की ये देन है क्या, कि धर्म व नैतिकता से, क्या धर्म व नैतिकता से राजनीति के संबंधों की विशिष्ट व्याख्या की है, सबसे महत्वपूर्ण देन है। अगली देन क्या है भाई, सप्तांग राज्य का विशद वर्णन, अर्थात वास्तविक रूप में कौटिल्य ने प्राचीन भारतीय परंपरा को स्वीकार करते हुए राज्य के 7 अंगों का व्यापक रूप में वर्णन किया है। स्वामी, अमात्य, ठीक है, स्वामी, अमात्य, जनपद, राष्ट्र, कोष, दंड, सेना इत्यादि जो पिछली वीडियो हमने बताए थे कि वास्तविक रूप में कौटिल्य ने भी प्राचीन भारतीय परंपरा का अनुकरण करते हुए राज्य के कितने अंग बताए हैं, 7 अंग बताए हैं। हमने वास्तविक रूप में कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के ऊपर अलग से वीडियो बनाई है, तो आप प्लीज सप्तांग सिद्धांत को ठीक से समझना चाह रहे हैं तो हमारे पिछली वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर हम यही कहेंगे कि वास्तविक रूप में कौटिल्य का ये योगदान रहा है क्या, कि सप्तम राज्य के बारे में, क्या सप्तम राज्य के बारे में इन्होंने व्यापक रूप में वर्णन किया है। ठीक, सप्तांग राज्य मतलब राज्य के इन्होंने 7 अंग बताए। देखो मनु ने बताए 7 अंग, कौटिल्य ने बताए 7 अंग, इसी के साथ में शुक्र ने भी 7 अंग माने, जबकि आधुनिक समय में राज्य के 4 अंग माने जाते हैं, 4 तत्व माने जाते हैं। तो ये भी इनका योगदान रहा है। अगला योगदान क्या है भाई, राजपद संबंधी देन। देखो वास्तविक रूप में देखो कौटिल्य ने निरंकुश राजा का समर्थन नहीं किया है, बल्कि कौटिल्य का कहना यह है कि वास्तविक रूप में राजा को जनहित में प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। जैसे इनका कहना है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। नोट करें, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। इसलिए हम कहेंगे कि वास्तविक रूप में राजा के संबंध में, राजा के संदर्भ में, राजपति के संदर्भ में कौटिल्य ने भी वास्तविक रूप में व्यापक चिंतन किया है। यह भी इनका योगदान रहा है। अगला योगदान क्या है, मैं यहाँ पर इनको संक्षिप्त रूप में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर जो टॉपिक्स हैं इनसे संबंधित हमने वीडियो अपलोड कर दिए, तो प्लीज आप उनको अवश्य देखिएगा। अगला क्या है, राज्य का विस्तृत प्रजा कल्याणकारी कार्य क्षेत्र। वास्तविक रूप में कौटिल्य का योगदान है क्या, कि राज्य का विस्तृत प्रजा कल्याणकारी कार्य क्षेत्र बताया इन्होंने। अर्थात यहाँ कौटिल्य ने वास्तविक रूप में राज्य के क्या कार्य हों, जब हम कार्य का अध्ययन करते हैं तो वास्तविक रूप में हमें ऐसा लगता है कि कौटिल्य ने जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं उन सभी कार्यों का समर्थन किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कौटिल्य के चिंतन में हमें जन कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी राज्य की छवि दिखलाई देती है। अगला योगदान क्या है, विस्तृत, ध्यान दें, विस्तृत व व्यवस्थित। क्या, विस्तृत व व्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली। प्रशासनिक प्रणाली के ऊपर भी इन्होंने बहुत चिंतन किया है। क्या, कि वास्तविक रूप में प्रशासनिक प्रणाली के बारे में भी कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में व्यापक रूप में वर्णन किया है। आधुनिक समय में कौटिल्य ने जो प्रशासनिक प्रणाली दी है उनका हम किसी न किसी रूप में अनुकरण कर रहे हैं, उनकी ज्यादातर बातों को आधुनिक समय में अपनाया जाता है। इसमें प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत हम यहाँ ये कहेंगे सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है, कि वास्तविक रूप में कौटिल्य ने संपूर्ण प्रशासन को 18 तीर्थों में विभाजित किया है। कितने, 18 तीर्थों में, 18 विभागों में विभाजित किया है। तो ये एग्जाम दृष्टि से ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत भी कौटिल्य का अनुपम योगदान रहा है। आधुनिक समय में वास्तविक रूप में जो राज कर्मचारी होते हैं उनको किसी भी रूप में जो वेतन भत्ता इत्यादि की सुविधा दी जाती है, अवकाश की जो सुविधा दी जाती है, उनका किसी न किसी रूप में कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में वर्णन किया है। तो यह भी वास्तविक रूप में भारतीय राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में कौटिल्य की योगदान या देन है या अनुपम योगदान है। अगला, आर्थिक विचार संबंधी देन। देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारे यहाँ वास्तविक रूप में समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धर्म व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, इन सब के बारे में एक साथ विचार किया गया है, किसी क्षेत्र को छोड़ा नहीं गया। तो यहाँ क्या है, आर्थिक विचार संबंधी देन। देखो वास्तविक रूप में हम ये कहेंगे कि कौटिल्य ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी अपने
विचार दिए हैं। जैसे इनका कहना है कि वास्तविक रूप में जो कोई कमजोर उद्योग हो राज्य के द्वारा, राजा के द्वारा उसे सहायता दी जानी चाहिए। जो व्यक्ति बेरोजगार हो उन्हें रोजगार दिया जाना चाहिए। तो क्या आधुनिक समय में इन बातों को स्वीकार नहीं किया जाता है? आधुनिक समय में भी इन बातों को स्वीकार किया जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि वास्तविक रूप में कौटिल्य ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा योगदान दिया है। अगला क्या है? सामाजिक विचार संबंधी देन, अर्थात समाज व्यवस्था के बारे में कौटिल्य ने क्या कहा है? ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में ये बात तो सत्य है कि कौटिल्य भी समाज व्यवस्था का आधार वर्ण आश्रम व्यवस्था को मानता है, लेकिन वास्तविक रूप में यह मनु की तरह कठोर नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के अंतर्गत मनु से बहुत ज्यादा उदार है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में वर्ण के अंतर्गत इन्होंने श्रम विभाजन किया है, परंतु वास्तविक रूप में देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अर्थात जो चौथा स्थान है किसका? शूद्र का। शूद्र को इन्होंने हे दृष्टि से नहीं देखा है, बल्कि वास्तविक रूप में आर्य जाति के अंतर्गत ही इसको इन्होंने स्थान दिया है। इसलिए हम ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में समाज व्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत कौटिल्य वास्तविक रूप में एक उदारवादी के रूप में उभर कर सामने आते हैं, मनु की तरह अनुदारवादी के रूप में उभर कर सामने नहीं आते हैं। यह भी कौटिल्य की अनुपम देन है, जिसको कि हम ये कहें आधुनिक समय में किसी न किसी रूप में इन बातों को स्वीकार किया जाता है। अगला, न्याय एवं दंड संबंधी विचार। देखो, प्राचीन समय में वास्तविक रूप में भारत के अंतर्गत न्याय और दंड के संदर्भ में सभी विचारकों ने किसी न किसी रूप में अपने विचार दिए हैं। तो कौटिल्य भी इस क्षेत्र के अंतर्गत पीछे नहीं है। कौटिल्य ने भी न्याय एवं दंड के संबंध में अपने विचार दिए हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात क्या है कि कौटिल्य ने वास्तविक रूप में दो प्रकार के न्यायालयों का जिक्र किया है। धर्म स्थीय कंटन शोधन, जिनको आज दीवानी और फौजदारी कहा जाता है, दीवानी और फौजदारी कहा जाता है। तो कहने का भावार्थ ये, न्याय के क्षेत्र में भी इन्होंने अपने विचार दिए हैं, तो आधुनिक समय में किसी न किसी रूप में इनका अनुकरण किया जाता है। और दंड संबंधी देन भी है इनकी। दंड के अंतर्गत क्या है कि वास्तविक रूप में कौटिल्य का कहना यह है कि दंड के क्षेत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में जिसने जितना अपराध किया उसी के हिसाब से उसको दंड दिया जाना चाहिए। वर्णों की दृष्टि से उनमें किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके अंतर्गत वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। जिसने जैसा अपराध किया उसके हिसाब से उसे दंड दिया जाना चाहिए। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ये असमानता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि समानता के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण देन है। मैं ये कहूँगा भारतीय राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में कौटिल्य का ये सबसे ज्यादा योगदान है। अगला देन क्या है भाई? बहुत महत्वपूर्ण, परराष्ट्र मतलब अंतरराज्य, परराष्ट्र संबंधों के क्षेत्र में देन। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में परराष्ट्र अंतरराज्य के क्षेत्र के अंतर्गत मनु ने भी अपने विचार दिए, शुक्र ने भी अपने विचार दिए, लेकिन कौटिल्य ने इसके ऊपर समग्र रूप में, व्यापक रूप में अपने विचार दिए हैं, जिनका कि आधुनिक समय में किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको एक झलक देना चाह रहा हूँ कि वास्तविक रूप में परराष्ट्र संबंधों को समझाने के लिए कौटिल्य ने यहाँ दो पक्षों का वर्णन किया है। नीतिगत सैद्धांतिक पक्ष एक, दूसरा क्या है संस्थागत व्यवहारिक पक्ष दो पक्ष हो गए। दोनों पक्षों में तीन तीन बातें बताते हैं। पहले पक्ष में क्या है? राज्य मंडल, दूसरा क्या है? षड्गुण मंत्र, तीसरा क्या है? नीति के चार उपाय, नीति के चार उपाय। राज्यमंडल में 12 राज्यों की चर्चा करते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अर्थात ये परराष्ट्र संबंधों पर हमने अलग से वीडियो बना दिया, तो आप उसको देख सकते हैं। राज्यमंडल में 12 राज्यों का जिक्र किया है। षड्गुण मंत्र में 6 मंत्र बताते हैं। 6 मंत्र कौन से? संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, अधिभाव, संश्रय। और तीसरा क्या बताते हैं? नीति के 4 उपाय। नीति के 4 उपाय कौन से है भाई? साम, दाम, भेद, दंड। क्लियर? 3 बातें होगी। संस्थागत में भी 3 बातें बताते हैं। क्या? दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और युद्ध के बारे में अपने विचार देते हैं। तो हम ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में आज भी जो विदेश नीति बनाई जाती है, तो किसी न किसी रूप में कौटिल्य ने जो परराष्ट्र संबंधों का सिद्धांत दिया है, उससे आधुनिक समय में हम ये कहेंगे किसी न किसी रूप में हम प्रभावित हुए हैं। तो यह भी इसका सबसे ज्यादा योगदान है। और अंतिम योगदान हमने इसमें पूरा निष्कर्ष निकल जाता है कि अर्थशास्त्र में, मतलब कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। देखो मैं ध्यान से देखें, कौटिल्य की पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कितने अध्याय हैं? 15, अर्थात इन अध्यायों को कौटिल्य ने अधिकरण कहा है। तो अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? 15 अधिकरण है। ध्यान दें, 15 अधिकरण परराष्ट्र के बारे में ही 9 अधिकरणों में चर्चा की गई है।
अर्थशास्त्र में आधुनिक प्रवृत्तियां बीज रूप में हैं। अर्थात वास्तविक रूप में हम ये देखें कि आधुनिक समय में राजनीति के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उनमें ज्यादातर बातें कौटिल्य का अर्थशास्त्र में मौजूद है। जैसे हम भारत के बारे में हमारे यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की जाती है, क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की जाती है, तो वास्तविक रूप में कौटिल्य के विचारों में बीज रूप में बातें मौजूद हैं। कैसे हैं? ये धार्मिक सहिष्णुता की बात तो करते हैं, परंतु इसी के साथ में धर्म और नैतिकता से राजनीति को श्रेष्ठ मान रहे हैं। तो इसका मतलब यह होगा धर्मनिरपेक्ष राज्य के किसी न किसी रूप में इन्होंने चर्चा की है। स्वयं ने धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन बीज रूप में बातें मौजूद हैं। दूसरी बात क्या है कि वास्तविक रूप में कौटिल्य ने अपने परराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत जब ये बात कही है कि राजा को अपनी शक्ति ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी चाहिए और एक राजा को अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान में रखना चाहिए, तो क्या वास्तविक रूप में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जब हम यथार्थवादी सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो यथार्थवादी सिद्धांत ये तो कहता है कि वास्तविक रूप में प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही विदेश नीति तय करता है, और वास्तविक रूप में प्रत्येक राष्ट्र राज्य का ये लक्ष्य होता है, ये उद्देश्य होता है कि वह वास्तविक रूप में अन्य राष्ट्रों से ज्यादा शक्तिशाली बने। तो क्या ये दोनों लक्ष्य नहीं होते? इनके दोनों लक्ष्य होते हैं। तो बीज रूप में ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंतर्गत मौजूद है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो यथार्थवादी सिद्धांत चलता है उस यथार्थवादी सिद्धांत के बीच किसी न किसी रूप में वास्तविक रूप में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंतर्गत मौजूद है। अतः हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में राजनीति के क्षेत्र में कौटिल्य का अनुपम योगदान रहा है, जिसका किसी न किसी रूप में आधुनिक दुनिया के अंतर्गत अनुकरण किया जाता है। अब अंत में मैं आपको यहाँ दो कोटेशन बताना चाह रहा हूँ जो कि इसके योगदान के बारे में निष्कर्ष या निचोड़ रूप में है। देखो, एक तो कोटेशन दिए बी.डी. केला, नोट करें, क्या बी.डी. केला, क्या बी.डी. केला क्या कह रही है कि कौटिल्य अवश्य ही हमारे अभिमान का कारण है। क्या करें कौटिल्य? ये बी.डी. केला कौटिल्य के बारे में, बी.डी. केला क्या करें? कौटिल्य अवश्य ही हमारे अभिमान का कारण है। अर्थात हमें कौटिल्य पर अभिमान है कि उन्होंने वास्तविक रूप में राजनीति के क्षेत्र में ज्यादातर बातों की चर्चा अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में की है। जब हम ये कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में कौटिल्य की तुलना अरस्तु से भी की जाती है, मैकियावेली से भी की जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में कौटिल्य का बहुत ज्यादा योगदान है। और इससे ज्यादा क्या योगदान हो सकता है? क्या कि कौटिल्य अवश्य हमारे अभिमान का कारण है। एक तो ये होगा। एक कोटेशन है सालेटोर, क्या सालेटोर, सालेटोर क्या कह रहे हैं कि प्राचीन भारत के अंतर्गत जितनी भी राजनीतिक विचारधाराएं थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा कौटिल्य की विचारधारा है, अर्थशास्त्रीय विचारधारा है। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा इसी को माना गया है, इसको कौटिल्य विचारधारा को। अर्थात अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो बातें दी गई हैं उनको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बात किसने की है? सालेटोर ने। यही कौटिल्य का अनुदान या देन या योगदान है। मैं पुनः कह रहा हूं कि वास्तविक रूप में आधुनिक समय के अंतर्गत कौटिल्य के द्वारा जिन बातों का अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अनुकरण किया जा रहा है, यही इसका योगदान है। ध्यान दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा जिससे कि अगली वीडियो का आपको मालूम हो। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।